हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले जो बात है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कोई भी चैप्टर जब हम शुरू करते हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। देखो, आपको उत्सर्जी तंत्र के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपसे सबसे पहले या तो उत्सर्जी या फिर कहेंगे हम उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, इसके बारे में आपको सबसे पहला ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि उत्सर्जन क्या है। जैसा कि हमने पिछला जो चैप्टर किया था उसमें हमें पता चला कि हमने, पता है ना आपको कौन सा चैप्टर किया था, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसमें हमें पता चला कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं। देखो, सारा खाना नहीं पचता है, सारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता है। जितना डाइजेशन के बाद में बचता है वो बनता है विषैले पदार्थ, या उसे कहते हैं हम अपशिष्ट पदार्थ, यानी टॉक्सिक जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें वो आ जाते हैं। तो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या हम कहेंगे विषैले पदार्थ, इन पदार्थों कर लेना को बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? आप बताओगे, उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। तो अब हमें पता चल गया कि जितने भी वेस्टेज जो पदार्थ होते हैं या टॉक्सिक एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो हमें अब पता चल गया हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहली बात, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है, इसके आधार पर मैंने क्या कहा, जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं यानी उत्सर्जी जो पदार्थ होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर अधिक मात्रा में निकालने के आधार पर जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, प्राणियों कर लेना, प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमें क्या पता चला कि उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर जो ज्यादा निकाला जाता है, अधिक, यदि कोई भी पदार्थ है उत्सर्जी पदार्थ, उसको अधिक जो निकाला जाता है, इसकी मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में, सभी प्राणियों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन गया कि उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर प्राणियों को कितने भागों में बांटा गया है। आपको बताना है 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर है? 3 भाग है कौन कौन से, तो यहां ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो ग्रुप है यानी वर्ग है वो है अमोनोटेलिक वर्ग। अमोनोटेलिक वर्ग, दोनों में याद रखना है आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है, अमोनोटेलिक इंग्लिश में या हिंदी में दोनों ही एक तरह होता है। अमोनोटेलिक की यदि हम बात करें तो आप बताओगे अमोनोटेलिक ही इसमें इंग्लिश में कहते हैं, अमोनोटेलिक ग्रुप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यानी अमोनोटेलिक ग्रुप। सबसे पहला है, ये 3 थे, 3 में सबसे पहला यदि हम बात करें, A B C D कर लेना या फिर 1 2 3 कर लेना, अमोनोटेलिक ग्रुप। अमोनोटेलिक ग्रुप में सबसे ज्यादा जो निकलता है वो क्या निकलता है? अमोनिया। मतलब कि जो जीव अमोनिया निकालते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, बाहर निकालते, उन्हीं ग्रुप को, उसी वर्ग को कह दिया जाता है अमोनोटेलिक वर्ग।
तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अमोनोटेलिक वर्ग के जो जीव होते हैं उनमें कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है, आपको बताना है अमोनिया। अमोनिया का NH3 अमोनिया। क्लियर है। जैसे कि आपको याद रखना है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि हम देखें तो कौन कौन सा आता है, सबसे पहला आता है मछली। दूसरा याद रखना है आपको प्रोटोजोआ। अच्छा, प्रोटोजोआ क्या होते हैं, तो सबसे पहली बात, जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं ये कहाँ रहते हैं, जल में। कहाँ होते हैं, जल में। जल में जैसे कि सबसे पहला एक कोशिकीय जीव जो होता है जिसका नाम है क्या, अमीबा। और अमीबा से कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि अमीबा कैसा प्राणी है। पहली चीज याद रखनी है आपको, अमोनोटेलिक है। दूसरी चीज याद रखनी है, अमीबा जो होता है एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। क्लियर है। दूसरा जो आपको याद रखना है, दूसरा याद रखना है पैरामीशियम। पैरामीशियम कहाँ पाया जाता है, ये भी जल में होता है। और पैरामीशियम की आकृति आपसे पूछ सकता है, तो आपको बतानी है इसकी जो आकृति होती है वो चप्पल के आकार की होती है। कैसा, चप्पल के आकार का। स्माइल कर रहे हो है ना सुन के कि अच्छा चप्पल के तरह का। हाँ, किसके अंदर पाया जाता है, आपको बताना है पानी के अंदर। देखो हमने क्या पढ़ा, एक और पढ़ते लेते हैं हम, यहाँ कर लेते हैं तीसरा जो एग्जाम्पल है जिसका नाम है युगलीना। युगलीना पूछा जा चुका है पेपर में। कैसे, आपसे 3 ऑप्शन इनके दे रखे होंगे, जैसे दे दिया अमीबा, पैरामीशियम और युगलीना, और एक दे दिया पक्षी। इसमें से आपसे क्वेश्चन बन गया कि कौन सा अमोनोटेलिक वर्ग का उदाहरण नहीं है, तो ऐसे करके आपको याद रखना है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि उत्सर्जी पदार्थ की जो मात्रा है सबसे अधिक क्या निकालता है कोई भी प्राणी या कोई भी जीव, उसके आधार पर सभी प्राणियों को 3 भागों में बांट दिया। पहला उनमें से है अमोनोटेलिक वर्ग, यानी अमोनोटेलिक ग्रुप। अमोनोटेलिक वर्ग के जितने भी जीव हैं वो क्या छोड़ेंगे, अमोनिया बाहर निकालते हैं। जैसे कि मछली, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है, जल में रहते हैं, आपको याद रखना है। और प्रोटोजोआ में कौन सा, पहला अमीबा। अमीबा से पूछेगा अमीबा कैसा प्राणी है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा कैसा है, एक कोशिकीय जीव है। दूसरा कौन सा है, पैरामीशियम। पैरामीशियम से पूछेगा कि चप्पल के आकार की आकृति किसकी होती है, आपको बताना है पैरामीशियम की। तीसरा कौन सा है, युगलीना। युगलीना से आपसे पूछा जा सकता है कि युगलीना कैसा जीव है, आपको बताना है अमोनोटेलिक वर्ग का है, अमोनोटेलिक ग्रुप का है। दूसरा होता है आपका यूरिकोटेलिक वर्ग। यूरिकोटेलिक वर्ग, यूरिकोटेलिक ग्रुप। तो सबसे पहला वही क्वेश्चन जैसे अमोनोटेलिक में था, अमोनोटेलिक में क्या छोड़ते थे, अमोनिया। यूरिकोटेलिक वर्ग में क्या छोड़ेंगे, तो आपको बताना है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल, यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैसे, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा यूरिकोटेलिक वर्ग या यूरिकोटेलिक ग्रुप के जो जीव होते हैं या प्राणी होते हैं उनमें उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो आपको बताना है यूरिक अम्ल होता है, यूरिक एसिड होता है। जैसे यदि एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप याद रखना पक्षी, और पक्षियों में से क्वेश्चन बन चुका है कि पक्षी कौन सा उत्सर्जी पदार्थ छोड़ते हैं, तो आपको बताना है यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल। जैसे दूसरा जो एग्जाम्पल है आपको याद रखना है, जितने भी सरीसृप होते हैं, सरीसृप कौन होते हैं, तो सबसे पहली चीज याद रखनी है आपको, रेप्टाइल्स कहते हैं। रेप्टाइल्स मतलब जो रेंग कर चलते हैं, तो रेंग कर चलने वाले जीव किस में आते हैं, आपको बताना है सरीसृप में आते हैं। अच्छा, आप बता रहे हो मैम रेंग कर तो सांप चलता है, बिल्कुल चलता है, तो सांप से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है।
कि सांप किस ग्रुप में आता है, किस वर्ग में आता है, तो आपको बताना है ये आता है यूरिकोटैलिक वर्ग में। पक्षी भी किस में आता है, यूरिकोटैलिक वर्ग में आता है। तीसरी चीज याद रखनी है, जितने भी इंसेक्ट होते हैं यानी कीट होते हैं ये भी किस में आते हैं, कीड़े मकोड़े। तो कीड़े मकोड़े यानी कीट इंसेक्ट जो होते हैं ये भी किस में आते हैं, यूरिकोटैलिक वर्ग में आते हैं। तो याद रखना आपको दो चीजें हो चुकी हैं, एक तो अमोनोटैलिक हो गया, एक हो गया यूरिकोटैलिक वर्ग। ठीक है, तीसरा यदि हम करेंगे तो तीसरा हम करेंगे यूरियोटैलिक वर्ग। यूरियोटैलिक वर्ग, वो यूरिको था और ये यूरियो है, तो यूरियोटैलिक ग्रुप। तीसरा बचा सबसे पहली चीज कि यूरियोटैलिक वर्ग जो होता है इसमें यदि आपसे पूछेगा कि कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है तो कौन सा रह गया, यूरिया। कौन सा रह गया, यूरिया। सबसे पहले अमोनिया पढ़ा, अमोनोटैलिक। दूसरा यूरिक अम्ल पढ़ा, यूरिकोटैलिक। तीसरा यूरिया के बारे में पढ़ा तो यूरियोटैलिक वर्ग यानी यूरियोटैलिक ग्रुप। 3 हो गए। जैसे यदि हम बात करते हैं कि जैसे एग्जाम्पल की यदि बात करें तो जितने भी मैमल्स होते हैं स्तनधारी, जिसमें कि हम भी आते हैं, स्तनधारी जितने भी होते हैं वो किसका श्रावण करते हैं, क्या छोड़ते हैं, यूरिया निकालते हैं। अब हम अपने ही बारे में पढ़ रहे हैं तो स्तनधारियों में क्या आता है, मनुष्य, और क्या आता है, चमगादड़ भी आता है, क्योंकि चमगादड़ से क्वेश्चन बन चुका है आपसे, ऑप्शन में चमगादड़ था और पूछा था इनमें से, और बाकी के नहीं थे। एक चमगादड़ ऐसा पक्षी ऐसा जीव दे रखा था जो कि स्तनधारियों में यानी मैमल्स में आता है, तो आपको बताना है चमगादड़ भी किस में आता है, चमगादड़ भी इसी में आता है, मैमल्स में। मैमल्स किसे कहते हैं, जो अपने बच्चे को जन्म देते हो और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसे हम स्तनधारी या फिर मैमल्स कहते हैं। क्लियर है। तो मनुष्य जो होता है ये किस में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कौन से वर्ग में आता है, यूरियोटैलिक में। ऑप्शन में तीनों होंगे, यूरिकोटैलिक भी होगा, याद रखिएगा यूरिकोटैलिक नहीं है, क्या है, यूरियोटैलिक है। क्यों, यूरिकोटैलिक में क्या छोड़ा जाता है, यूरिक एसिड। पक्षियों में सबसे ज्यादा पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। क्लियर है। जैसे कि स्तनधारी के बाद में हम बात करें एक मेंढक से, और क्वेश्चन बनता है कि मेंढक जो होता है वो कौन से ग्रुप में आता है, यूरिकोटैलिक वर्ग में आता है। किसमें, यूरिकोटैलिक वर्ग में। क्लियर है। हमने कुछ नहीं, थोड़ा सा किया यहाँ पर, थोड़ा सा क्या कि कितने वर्ग होते हैं उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर, 3 वर्ग या फिर कहेंगे 3 प्रकार होते हैं, अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक और यूरियोटैलिक। क्लियर है यहाँ तक सभी को। आगे करें, आगे आपसे एक क्वेश्चन इन तीनों में से और पूछा जाएगा। क्या, देखो आपने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया है तो सबसे पहले हमने अमोनिया के बारे में पढ़ा कि अमोनिया कौन कौन छोड़ता है। दूसरा यूरिक अम्ल के बारे में पढ़ा। तीसरा यूरिया के बारे में। यही तो 3 चीजें पढ़ी हैं। यदि ऐसे करके तीनों ऑप्शन दे रखे हैं और एक दे रखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन से ही बना लेते हैं हम, नन ऑफ दीज। ये ए हो गया, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन हो गए। क्वेश्चन बन गया आपसे, इनमें से कौन सा पदार्थ सबसे विषैला पदार्थ है। आया हुआ है क्वेश्चन, इनमें से सबसे विषैला पदार्थ कौन सा है, तो आपको बताना है अमोनिया। अमोनिया जो होता है ये सबसे विषैला पदार्थ होता है। 4 ऑप्शन होंगे, यूरिक अम्ल भी, यूरिया भी, और इनमें से कोई नहीं। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है, सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि मनुष्य क्या छोड़ता है। ऑप्शन यही होंगे, अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से कोई नहीं, तो उस समय आपको आंसर लगाना है यूरिया। क्या लगाना है, यूरिया। क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए, बदल करके आ जाए, क्या कि मनुष्य जो वॉशरूम जाता है, बाथरूम जाता है, जो टॉयलेट होता है उसका मूत्र होता है, यूरिन होता है, उससे गंध आती है,
उस गंध के बारे में क्वेश्चन बनता है और आप ना घूम जाते हो। आप क्या समझते हो कि मनुष्य से यूरिया आता है, यूरिया छोड़ रहा है, यूरिया का उत्सर्जन कर रहा है, तो आंसर यूरिया होगा। नहीं बच्चों, आंसर चेंज हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि उत्सर्जी पदार्थ बताइए तो आपको यूरिया लगाना है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मूत्र से गंध क्यों आती है, स्मेल क्यों आती है यूरिन में, किसके कारण आती है, तो उस समय आपको अमोनिया लगाना है। दोनों क्वेश्चन अलग है, दोनों याद रखने हैं। ठीक है, करें आगे। देखो यहां तक क्लियर है होगा मेरे ख्याल से आप सभी को, और ये चीज भूलनी नहीं है, तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखो उत्सर्जी तंत्र में हमने ये तो पढ़ लिया कि पदार्थ के आधार पर 3 भागों में इसको बांट दिया है सभी प्राणियों को। अब बात आती है कि हमें मनुष्य का जो उत्सर्जी तंत्र है इसमें कौन कौन से अंग पढ़ने हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज हम ना 2-3 पॉइंट को क्लियर करेंगे क्योंकि कई भाग हैं इसमें। सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग आपसे पूछा जाता है, तो सबसे पहला हम इसके बारे में आज बात कर लेते हैं। चलो छोटी नहीं, आज पहला यही कर लेते हैं। मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? गुर्दा। इसको वृक्क भी कहते हैं या फिर किडनी। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी मैं सभी का बता देती हूँ आपको कौन कौन से उत्सर्जी अंगों में आते हैं। तो सबसे मेन तो ये है गुर्दा। दूसरा त्वचा यानी स्किन। तीसरा याद रखना है बच्चों आपको फेफड़ा या फेफड़े कर लीजिए, फेफड़े यानी लंग्स। चौथा यकृत, लिवर। और पांचवा जो कि पिछले टॉपिक में किया था आपने, आंत। लार्ज इंटेस्टाइन किया था ना। लार्ज इंटेस्टाइन का जो कार्य होता है इसका भी तो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने का है, मतलब जो वेस्टेज बचा था उसको बाहर निकालना है, एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपको मेन ये पॉइंट क्लियर करने हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके गुर्दे से बनते हैं यानी वृक्क से बनते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, इसको हम कल कवर करेंगे, इन 4 पॉइंट्स को आगे कल करेंगे, लेकिन यहाँ पहले आज इसको क्लियर कर लेते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, इस वजह से आप इसको करो आज। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि जो गुर्दा होता है, वृक्क होता है, इसकी कार्यात्मक इकाई बताइए। कार्यात्मक इकाई ना पूछे तो आपसे पूछेगा कि संरचनात्मक इकाई क्या है। बच्चों आपको बताना है, सबसे पहले चीज आपको एक माइंड में रख लेनी है कि जहां भी कार्यात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट की बात करें, फंक्शनल यूनिट या फिर संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल यूनिट, यूनिट के बारे में यदि बात करता है आपसे, तो आपको बताना है कि कार्यात्मक इकाई का मतलब है जिससे फंक्शन हो रहा हो, कार्य हो रहा हो। संरचनात्मक मतलब जिससे बनी हुई हो। इसका नाम क्या है? तो आपको बताना है, इसका नाम है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है ये इसी से मिलकर बना हुआ होता है। इसी वजह से इसका एक क्वेश्चन और बनेगा, क्या कि वृक्क का या किडनी का या फिर गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको मैंने 3 चीजें बताई थी, क्या कि कोशिका का नाम पूछेगा तो साइट शब्द मिलेगा पीछे, यदि अध्ययन पूछेगा तो लॉजी मिलेगा। तो नेफ्रो शब्द तो क्या हो गया? नेफ्रो ये मूल शब्द हो गया नेफ्रो, और लॉजी ऐड कर दिया इसमें, तो क्या हो गया? ये अध्ययन हो गया किसका? गुर्दे का या फिर वृक्क का। दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहां से, अध्ययन करने वाला। बताओ, यहां पर लॉजी है, इसके बाद इसको हटा करके क्या लिख दूं मैं? लॉजिस्ट, और ये हो गया नेफ्रोलॉजिस्ट। तो क्वेश्चन बनेगा आपसे, नेफ्रोलॉजिस्ट कौन होता है? आपको बताना है वृक्क का अध्ययन करने वाला या फिर उसका स्पेशलिस्ट। क्लियर है?
3-4 पॉइंट है। गुर्दा जो होता है मुख्य उत्सर्जी अंग में आता है। ऑप्शंस में आपके में चारों जो ऑप्शन होंगे वो उत्सर्जी अंग ही होंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा आपसे मुख्य उत्सर्जी मेन बताइए, तो आपको गुर्दा बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा या तो कार्यात्मक इकाई से, यानी ये आपका फंक्शनल यूनिट, या फिर संरचनात्मक इकाई से यानी स्ट्रक्चरल यूनिट से, तो आपको बताना है कि नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन से ही मिलकर संरचना बनी है, और इसका यदि आपसे अध्ययन पूछे तो आपको बताना है नेफ्रोलॉजी, और अध्ययन करने वाला तो आपसे नेफ्रोलॉजिस्ट बताना है। ठीक है, क्लियर है? आगे थोड़ा ध्यान दोगे। देखो, हमारे अंदर 2 वृक्क पाए जाते हैं, तो यहां से ना कई क्वेश्चन बनते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहला मैं एक बना लेती हूँ, एक राइट वाला और लेफ्ट वाला भी ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले देखो कैसा दिख रहा है आपको, ये सेम के बीज के आकार का दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको सेम, वही आलू के साथ जो बनाया जाता है, सेम के बीज के आकार का। तो आपसे यदि आकार पूछा जाता है इसका कि वृक्क का आकार कैसा होता है, तो आपको बताना है सेम के बीज के आकार का ये होता है। क्लियर है? दोनों होते हैं। उसके बाद में आपको याद रखना है कि एक वृक्क का यदि आपसे वेट पूछे, वजन पूछता है, तो आपको बताना है लगभग 140 ग्राम एक वृक्क में वजन होता है। क्लियर है? फिर इसका जो अंदर वाला भाग होता है, ये वाला भाग, इसको कहते हैं मेड्यूला। क्या कहते हैं? मेड्यूला। और इसका जो बाहरी भाग होता है, ये अंदर का है, मैं अंदर लिख देती हूँ यहाँ पर, अंदर। और ये जो बाहरी भाग है, बाहरी भाग से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बाहरी भाग का नाम बताइए, तो आपको बताना है कोर्टेक्स। क्या बताना है बच्चों? कोर्टेक्स। यहां तक क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको समझ में ही तब आएगा जब आप इनके जो भाग हैं, इसके जितने भी भाग होते हैं, इनके बारे में आपको यदि पता होगा। क्यों? क्योंकि यहां से सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि आकार बताइए, तो बिल्कुल सेम के बीज के आकार का दिख रहा है, तो हमने सेम के बीज के आकार का बता दिया। वजन पूछेगा आपसे, वजन कितना है? 140 ग्राम। और आपसे पूछा जा सकता है कि इसके जो अंदर का भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं? मेड्यूला कहते हैं। आपसे पूछेगा बाहरी जो भाग है, इसे क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कोर्टेक्स कहते हैं। अब मैं बात करती हूँ, देखो यहां पर मैंने बताया था अभी आपको कि नेफ्रॉन से ये मिलकर बना हुआ है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि नेफ्रॉन से जो संरचना बनी हुई है, किसकी? वृक्क की। कितने नेफ्रॉन से? तो आपको बताना है कितने नेफ्रॉन से? 1 करोड़ लगभग 30 लाख जो नेफ्रॉन मिलते हैं, तो ये जो संरचना बन जाती है किसकी? वृक्क की। तो क्वेश्चन बन सकता है आपको कि कितने नेफ्रॉन से मिलकर एक वृक्क बनता है, तो आपको याद रखना है 1 करोड़ 30 लाख नेफ्रॉन से मिलकर क्या बनता है? वृक्क बनता है। मेन क्वेश्चन आपसे इसका कार्य पूछा जाएगा। कार्य तो सभी को पता है ना, वृक्क का कार्य क्या है? किडनी का वर्क क्या होता है? तो आपको बताना है किडनी का फंक्शन जो होता है, कार्य होता है रक्त को, या फिर रक्त कण के अंदर जो प्लाज्मा पाया जाता है, रक्त के प्लाज्मा को या फिर रक्त को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है छानना। छानना नहीं आए तो शुद्ध करना, फिल्टर करना। यानी सीधा क्वेश्चन और बन सकता है, रक्त का प्लाज्मा नहीं दे रखा होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड को फिल्टर कौन करता है, तो ब्लड को फिल्टर करना किसका कार्य है? आपने बताना है किसका है? वृक्क का है, किडनी का है। क्लियर है? देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ से अगर ध्यान दोगे तो ही आपको समझ में आएगा, क्लियर रहेगा। वृक्क जो होता है किससे मिलकर? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कितनी संरचना? 1 करोड़ लगभग 30 लाख संरचना होती है। ठीक है। बाहरी भाग क्या हो गया? कोर्टेक्स। अंदर का जो भाग है उसे क्या कहते हैं? मेड्यूला। वजन कितना? 140 ग्राम। आकार कैसा? सेम के बीज के आकार का। एक मनुष्य में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कार्य क्या होता है? कार्य होता है इसका या तो रक्त के अंदर जो प्लाज्मा पाया जाता है उसको छानना, या फिर कहेंगे आप ब्लड को फिल्टर करना, सिर्फ शुद्ध करना।
देखो, जो किडनी होता है ये ब्लड को जब छानता है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रतिदिन ये कितने लीटर रक्त को छान देता है। तो आपको बताना है लगभग 180 लीटर रक्त किडनी छान देता है, जिसमें से छानने के बाद में लगभग यूरिन जो होता है, मूत्र जो होता है, वो कितना बनता है, तो आपको बताना है लगभग 1.5 लीटर यूरिन बनता है। देखो, आपको मैंने शायद पहले भी बताया था, फिर से मैं बता देती हूँ कि 1.5 लीटर जो है ये आंसर 3 जगह बनेगा। सबसे पहला कौन सी जगह, आपसे यूरिन पूछे कि मूत्र जो है ये हमारे शरीर में कितने लीटर बनता है, आपको 1.5 लीटर बताना है। 1.5 लीटर ही एक जगह और बनता है, कहाँ, लार से क्वेश्चन बनता है कि सलाइवा जो होता है लार, कितने लीटर लार बनता है, तो भी 1.5 लीटर बताना है। और एक और याद रखना है आपको, श्लेष्मा या श्लेष्म, जिसे कहा जाता है म्यूकस। म्यूकस भी हमारे शरीर में प्रतिदिन कितना बनता है, 1.5 लीटर। तो आपको याद रखना है 3 जगह 1.5 लीटर आंसर बन सकता है। पहला, मूत्र कितना बनता है, 1.5 लीटर, लार कितना एक दिन में, 1.5 लीटर, और श्लेष्म यानी म्यूकस कितना, तो भी 1.5 लीटर। यहां से याद रखना है आपको। क्लियर है? अब देखो, यूरिन से जुड़े हुए हम क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा फोकस रखना है, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। और हाँ, आर्मी वाले जितने भी वीडियोस देख रहे हैं ना, वो थोड़ा ध्यान दोगे यहाँ पर, यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। तो हम, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है मूत्र यानी यूरिन। सबसे पहला इसका क्वेश्चन बनेगा कि मूत्र का रंग कैसा होता है, तो इसका होता है हल्का पीला। तो ये क्वेश्चन आएगा। अच्छा, हल्का पीला जो रक्त है, ये सॉरी रंग है यूरिन का, मूत्र का, किसके कारण है, तो आंसर बनेगा यूरोक्रोम। किसके कारण, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम से भी क्वेश्चन बनेगा कि यूरोक्रोम शरीर में बनता कैसे है, तो आपको बताना है हीमोग्लोबिन के विखंडन से। क्वेश्चन आएगा आपसे कि हीमोग्लोबिन के, उल्टा पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन के विखंडन से क्या बनता है, आंसर यूरोक्रोम लगाना है। यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग कैसा होता है, हल्का पीला। क्लियर है? 3 क्वेश्चन बनेंगे। यदि यहां से क्वेश्चन पूछा जाए कि मूत्र का पीएच कितना होता है, तो आपको बताना है इसका पीएच होता है 6। और 6 याद कैसे करोगे, पता है ना आपको, जब यूरिन, मान लो आप बाहर जाते हो और जितने भी बस स्टैंड वगैरह जहाँ होंगे ना, तो वहाँ से स्मेल आती रहती है, बहुत गंदी, है ना, तो उससे स्मेल आती है, और स्मेल आती है तो आप खुश नहीं होते उसे सुन के, आप करोगे छी कितनी गंदी स्मेल आ रही है। तो छी से ही क्या याद हो जाएगा आपको, 6 याद हो जाएगा। यानी मूत्र से गंध, और गंध से भी तो क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाएगा मूत्र से जो गंध आती है वो किसके कारण, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, यूरिया के कारण, अमोनिया के कारण, यूरिक एसिड के कारण, किसके कारण, अमोनिया। तो आपको आंसर बनाना है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूत्र से गंध कैसी आती है, तो अच्छी आती है, मतलब गंदी आती है, तो पीएच कितना हो गया, 6। और आपसे पूछा जाए किसके कारण आती है, तो आपको बताना है अमोनिया के कारण आती है। लेकिन मूत्र में हम सबसे उत्सर्जी पदार्थ अधिक क्या होता है, तो आपको बताना है यूरिया होता है, क्योंकि हम मनुष्य का अपना पढ़ रहे हैं ना, तो यूरिया। क्वेश्चन आएगा आपसे, यूरिया में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है, तो आपको बताना है। पता है ना, खेतों में काम करते हो, हाँ करते होंगे, कभी कभार तो गए होंगे खाद डालने, और जो खाद का कट्टा आता है ना, उस पर लिखा होता है, ध्यान दिया है आपने, कितना, 46%, 46%, 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो क्वेश्चन यहां से कई बार बन चुका है, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, आपको बताना है 46%। विश्वास नहीं हो रहा तो खाद का कट्टा देख लेना, उस पर लिखा हुआ होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके आसपास होती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती हैं, तो वहां से क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, तो यहां तक याद रखिएगा आप। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मूत्र, यूरिन, रंग पूछे हल्का पीला, पूछेगा किसके कारण, यूरोक्रोम।
यूरोक्रोम कैसे बनता है? हीमोग्लोबिन के विखंडन, और हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट किया जाता है Hb से। हीमोग्लोबिन का रंग पूछ लेता है कभी कभार पेपर में, हीमोग्लोबिन का रंग बताना है आपको, लाल होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग भी कैसा है? लाल ही है। आरबीसी का कलर इसी की वजह से होता है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा मूत्र जो होता है इसका पीएच बताइए, तो मूत्र से गंध आती है छी की, तो मतलब 6, और गंध किसके कारण? अमोनिया के कारण। और आपसे पूछा जाएगा यूरिया में नाइट्रोजन कितना? 46%। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, आगे करेंगे हम, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दोगे। जैसा कि आपको पता है हमने अभी शुरू किया है चैनल, बहुत सारे कमेंट्स पे आ रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारा आपका प्यार मिल रहा है, तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।